हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉगोला। तो आज ये लेक्चर 7 है हमारा एडीआर सीरीज़ का लेक्चर 7 है ये आपका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, रेमेडीज अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन अवार्ड और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। ठीक है, आज हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ टर्मिनेशन। अब आप बताओ टर्मिनेशन का क्या मतलब होगा आपके हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है, टर्मिनेशन कहने का सिंपल सा मतलब है कुछ चीज़ खत्म होने वाला है या कुछ चीज़ को ख़त्म करना है, तो उसको हम लोग करेंगे कि या तो टर्मिनेट हो गया है या तो टर्मिनेशन होने वाला है। ठीक है, जैसे किसी को जॉब से निकाल दिया गया तो क्या बोलते हैं कि इसको टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से। ठीक है, या कोई पोस्ट से निकाल दिया गया तो बोलते हैं टर्मिनेट कर दिया गया पोस्ट से। उसी तरह जब हम लोग आर्बिट्रेशन में टर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या बात होता है कि अब जो है सो प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रोसीडिंग जो है सो अब एंड हो जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आया, प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी। टर्मिनेशन इज द फॉर्मल कंक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। समझ में आया कि ये कंक्लूजन है, इसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अवार्ड आ चुका होता है या किसी भी कारण से जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो टर्मिनेट हो गया। अब पर्पस ऑफ टर्मिनेशन क्या होगा? सिंपल सा बात है, पर्पस क्या होगा टर्मिनेट करने का? तो भाई फाइनलिटी करनी है ना, किसी चीज़ को शुरू किया तो उसको ख़त्म भी तो करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोसीडिंग शुरू की है तो उसको सालों साल चलाएंगे। ठीक है, एक केस हुआ है, एक केस है तो केस का भाई फाइनल भी तो करना है उसको, किसी को रिलीफ देके उसको फाइनल भी तो करना है। ठीक है, तो सिंपल सा पर्पस है, रिलीफ देके उसको टर्मिनेशन को फाइनल करना है, प्रोसीडिंग को फाइनल करना है और उसको टर्मिनेट करना है। तो पर्पस इतना ही है, सिंपल सा। तो आप 2 चीज़ समझ गए कि टर्मिनेशन क्या है और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, पहला सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन 32। जब भी एग्जाम में पूछे टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग का क्या सेक्शन है, हमेशा आएगा सेक्शन 32। सेक्शन 32 में 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या है? फाइनल अवार्ड इशू। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है उसके हिसाब से टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग कैसे हो सकता है। तो पहला क्या तरीका है? फाइनल अवार्ड जो है सो इशू हो गया है। सेक्शन 32 क्लॉज 1 में ये बोलता है कि भाई जब फाइनल अवार्ड इशू हो गया तो प्रोसीडिंग को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई मतलब नहीं है उसको चलाने का। और सेक्शन 32 क्लॉज 2 में हमें कुछ और ग्राउंड्स भी दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि फाइनल अवार्ड इशू वाला ये तो आप समझ गए होंगे। फाइनल अवार्ड हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या है? पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू टर्मिनेट। पहला क्या होता है कि दोनों पार्टी बोलती है कि अब हमें आगे चलाना ही नहीं है आर्बिट्रेशन को। ठीक है, तो उन लोग म्यूचुअली एग्री कर गए टर्मिनेट करने के लिए। तो पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया? ट्रिब्यूनल डिटरमाइंस दैट कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इज अननेसेसरी और इम्पॉसिबल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसको ऐसा लगता है कि अब ये चलाया ही नहीं जा सकता, इसको चलाना इम्पॉसिबल हो गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि मान के चलिए कि 2 आदमी हैं। ठीक है, एक आपका ये आदमी हो गया, ठीक है, और एक आपका ये आदमी हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रोसीडिंग चल रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में दरार है, इन दोनों के बीच में प्रोसीडिंग चल रहा है। अब ये आदमी जो है सो निपट गया। ठीक है, अब ये आदमी निपट गया और जो इनका विवाद था वो कुछ स्पेसिफिक स्किल के को लेके था। ठीक है, जो यही आदमी परफॉर्म कर सकता था स्पेसिफिक स्किल को। तो अब ये मर गया तो अब ये प्रोसीडिंग चला के कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये मर गया, अब वो हो ही नहीं सकता वो काम। ठीक है, दूसरा चीज़, अब यही दोनों आदमी हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब यही दोनों आदमी हैं। ठीक है, और इन दोनों का विवाद है एक बिल्डिंग के लिए। ठीक है, एक अच्छी बिल्डिंग है उनके लिए इसका विवाद है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन दोनों का आर्बिट्रेशन चल रहा था और इसी बीच में अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक के कारण ये बिल्डिंग जो है सो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय हो गया तो अब ये बिल्डिंग जिसके ऊपर विवाद था ये अपना सब्जेक्ट मैटर था और सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर अब क्या रिलीफ दिया जाएगा आपको?
सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये प्रोसीडिंग जो है सो अब इम्पॉसिबल हो गई, तो उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। दो तरीके आपको समझ में आ गई, म्यूचुअली एग्री करके ये लोग टर्मिनेट कर रहे हैं या फिर प्रोसीडिंग जो है सो इम्पॉसिबल हो जा रहा है। तीसरा है कि प्लेंटिफ जो पिटीशन डाल रहा है, कहने का मतलब है जिसने क्लेम किया है, जो क्लेमेंट है या प्लेंटिफ है, उसने विड्रॉ कर लिया, बोल रहा है कि नहीं भाई हमको अब चाहिए ही नहीं। तो जिसने केस किया था उसी ने वापस ले लिया केस, तो अब वो चलेगा क्या, अब वो आर्बिट्रेशन में क्या ही होगा। तो फिर वो एक तीसरा तरीका हो गया आपको टर्मिनेट करने का। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये है आपको सेक्शन 32 का एग्जाम्पल। ठीक है, इमेजिन अ सिनेरियो वेयर पार्टीज सेटल देयर डिस्प्यूट ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। कहने का क्या मतलब है, दोनों ने डिस्प्यूट सेटल कर लिया, दे डिसाइड टू विदड्रॉ देयर क्लेम्स एंड रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिसाइड किया कि भाई विदड्रॉ करते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। इन दिस इंस्टेंस द ट्रिब्यूनल वुड फॉर्मली टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेजिंग द सेटलमेंट एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आपका इस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये अपना जो पहला ऑप्शन था म्यूचुअली जो एग्री कर रहे थे, तो आप ये समझ गए कि अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हमको करना नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करके हम लोग ख़त्म करेंगे, तो जो है सो उसको फाइनल मान लिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा प्रोसीडिंग को। अब दूसरा, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आपका ये दूसरा एग्जाम्पल है, कंपनी ए फाइल्स अ क्लेम अगेंस्ट कंपनी बी। क्या हो रहा है, ए जो है बी के ऊपर क्लेम कर रहा है, ए क्लेम कर रहा है बी के ऊपर। ठीक है, इन आर्बिट्रेशन पाथवे थ्रू अ प्रोसीडिंग ए डिसाइड्स टू विड्रॉ इट्स क्लेम। अब ए क्या, जब प्रोसीडिंग चल ही रहा था तो ए बोलता है कि मुझे विड्रॉ करना है। ठीक है, हाउएवर बी जो है सो उसको कहता है कि नहीं भाई तुम प्रोसीडिंग करो, हम लोग पूरा देखेंगे, बट ए जो है सो उसको विड्रॉ कर रहा है। तो जब जिसने क्लेम किया था उसी ने विड्रॉ कर लिया, तो फिर आगे प्रोसीडिंग चलेगी ही क्यों, क्योंकि एक को ही चाहिए था ना, जो चाहिए था बी तो यहाँ पे क्लेमेंट नहीं था, बी तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट था। तो रिस्पोंडेंट के बोलने से क्या होगा, क्योंकि रिस्पोंडेंट के ऊपर तो क्लेम लिया गया था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो ये दो एग्जाम्पल थे इसके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, रेमेडीज अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब मान के चलिए आर्बिट्रेशन अवार्ड आपने पिछले बार पढ़ लिया था, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रोसीडिंग भी टर्मिनेट हो गया अवार्ड के बाद। अब क्या रेमेडीज है, मैं हर बार बोलता था कि सेक्शन 34 में अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो सेक्शन 36 में वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पार्टी को क्या करता है, पार्टी को अलाउ करता है कि जो अवार्ड आया है उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक लेकिन इसीलिए है क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट ने ग्राउंड्स फॉर चैलेंज को बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स फॉर चैलेंज हैं। तो पहला है द अवार्ड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। कहने का क्या मतलब है, इंडिया का कोई भी जो लॉ है जो पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है और जो अवार्ड है वो उसमें इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक को हार्म कर रहा है किसी भी प्रकार से, या फिर इंडेंजर कर रहा है लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पब्लिक, तो वो जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया और ऐसे अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा क्या है ग्राउंड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाज इनवैलिड। अगर ये साबित कर दिया जाए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिसके ऊपर हम लोग आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग चला रहे थे वो इनवैलिड है। आपको अगर याद हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में ही ये समझा दिया था आपको कि जो आर्बिट्रेशन है, ठीक है, आर्बिट्रेशन उसका पावर ही आता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से। ठीक है, अगर यही इनवैलिड हो जाएगा तो फिर आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का बेसिस ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। समझ गए आप। उसके बाद फिर तीसरा है द ट्रिब्यूनल एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी। अथॉरिटी कहने का क्या मतलब है, ज्यूरिस्डिक्शन, जो इनका ज्यूरिस्डिक्शन है उससे बाहर इन्होंने एक्ट किया है, तो भी एक ग्राउंड बनता है चैलेंज का। ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देखिए, आपको ज्यूरिस्डिक्शन समझ में आ जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, द पार्टी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस और अनएबल टू प्रेजेंट इट केस। कहने का क्या मतलब है, जो सामने वाली पार्टी है उसको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला या फिर उसको केस प्रेजेंट करने के लिए बराबर टाइम नहीं दिया गया। और आर्बिट्रेशन के प्रिंसिपल में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो ये फेयर प्रिंसिपल है इसमें दोनों पार्टीज को बराबर सुनने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया।
और फिर द अवार्ड डील्स विद द डिस्प्यूट नॉट कवर्ड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। फिर यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात आ गई कि भाई आपने किसी ऐसे चीज़ पे प्रोसीडिंग चला दी जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में वो लिखा ही नहीं हुआ था। कहने का क्या मतलब है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि हम जो ट्रांजेक्शन होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसके रिलेटेड डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डिज़ाइन वगैरह के रिलेटेड को हम कोर्ट में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं लिखा होता है कि डिज़ाइन वगैरह को कोर्ट में सॉल्व करेंगे, बहुत जगह लिखा होता है, बहुत जगह नहीं लिखा होता। वहाँ पे इतना लिखा होता है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, और अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अलावा किसी और तरह के चीज़ों को हम आर्बिट्रेशन में ले आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका इस पॉइंट में आ जाएगा दी अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट नॉट कवर्ड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 ग्राउंड है। पहला पब्लिक पॉलिसी, दूसरा इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तीसरा एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, चौथा आपको हो गया प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, और पांचवा क्या हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्लॉज से ज़्यादा अथॉरिटी यूज़ कर ली गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा सेक्शन 34 क्या बोलता है कि जब अवार्ड आ गया उसके 3 महीने के अंदर आपको जाके फाइल करना होगा चैलेंज, ठीक है, या फिर उस 3 महीने में 30 दिन और एक्स्ट्रा दिया जा सकता है डिले के लिए, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ये 3 महीने से अगर अधिक हो गया तो आर्बिट्रेशन अवार्ड को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको रेमेडीज अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड समझ में आ गया हो, सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब हम लोग सेक्शन 35 पढ़ेंगे, फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है। देखिए सेक्शन 35 सिंपली क्या बोलता है कि अगर कोई अवार्ड चैलेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको हो जाता है फाइनल, और इसके बाद उसको हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 35 आर्बिट्रेशन अवार्ड आर जनरली कंसिडर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज। The principal aim to uphold the finality and enforceability of arbitration award, minimizing further litigation or review by the arbitration tribunal itself। कहने का क्या मतलब है कि भाई 35 बोलता है कि भाई अगर चैलेंज वगैरह नहीं है तो उसको फाइनल और बाइंडिंग मान लिया जाए, उसके बाद उसमें रिव्यू वगैरह का कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक ही चीज़ को बार बार रिव्यू करते रहेंगे तो वो लिटिगेशन ख़त्म ही नहीं होगा कभी, वो केस ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो इसीलिए फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड एक सेक्शन आपको दिया गया है जिसमें ये बोला गया कि भाई एक बार हो गया जो अवार्ड सो हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको एक पढ़ के समझा देता हूँ। कंपनी एक्स एंड वाई है, ठीक है, हैव अ डिस्प्यूट ओवर पेमेंट, पेमेंट के ऊपर उनका डिस्प्यूट हो गया। दे टेक अ मैटर टू द आर्बिट्रेशन, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड आर्बिट्रेशन डिसाइड की एक्स मस्ट पे वाई 10 लाख, एक्स वाई को 10 लाख रुपया देगा। अब क्या होगा, द डिसीजन इज फाइनल। अब डिसीजन फाइनल हो जाएगा और चेंज नहीं किया जा सकता है, आर्बिट्रेटर के द्वारा भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अब एक्स और वाई दोनों को फॉलो करना है। अब अगर जो एक्स है जिसको 10 लाख रुपए पे करने हैं वो डिसएग्री करता है तो सेक्शन 34 के अंदर जाके उसको चैलेंज करे, और अगर नहीं चैलेंज करता है तो ये जो है सेक्शन 34 में चैलेंज अगर नहीं करता है तो अवार्ड जो है कोर्ट डिग्री की तरह इन्फोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फाइनलिटी ऑफ अवार्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड पे। अब क्या हो गया भाई, अवार्ड आ गया था, वो फाइनल हो गया, उसको चैलेंज वैलेंज सब कर लिया है हम लोगों ने। अब भाई उसको इन्फोर्स करेंगे। इसमें सिंपल डिम्पल सी बात बोली जाती है, ठीक है। एन आर्बिट्रेशन अवार्ड बिकम्स इन्फोर्सेबल आफ्टर द टाइम लिमिट टू द चैलेंज इट एक्सपायर्स। कहने का क्या मतलब है कि 30 दिनों के अंदर अगर आपने चैलेंज नहीं किया, 30 दिन नहीं, शायद 3 महीने था, हाँ 3 महीने के अंदर। कहने का क्या मतलब है कि 3 मंथ के अंदर अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो भाई वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा, और उसको जाके कोर्ट में लोग इन्फोर्स करवा के और अपना जो भी उनका डिक्री में लिखा होगा कितना पेमेंट मिलना है नहीं मिलना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 36, कंपनी ए विंस एन आर्बिट्रेशन अवार्ड रिक्वायरिंग कंपनी बी टू पे 20 लाख, ठीक है। ए जो है सो जीत गया है और बी जो है सो उसको पे करेगा कितना, 20 लाख रुपया। ई बी डजंट चैलेंज द अवार्ड विद इन 3 मंथ। अब बी जो है सो 3 महीने के अंदर चैलेंज नहीं करता है।
ए कैन अप्रोच द कोर्ट टू इन्फोर्स द ऑर्डर। ए कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा, बोलेगा भैया ये डिग्री हमको मिला है आर्बिट्रेशन से और आप जो है सो इसको इन्फोर्स करवाइए। अब इफ बी चैलेंज दी अवार्ड, अब क्या हुआ? ए चैलेंज नहीं किया था, इस बी चैलेंज नहीं किया था और इसमें बी चैलेंज कर रहा है। बी चैलेंजेस दी अवार्ड, ए मस्ट वेट अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स इट। अब क्या होगा? अगर बी चैलेंज करेगा तो ए को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाता है। ठीक है, आपको सेक्शन 36 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कोर्ट डिग्री समझा देता हूँ, क्योंकि कोर्ट डिग्री हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि कोर्ट डिग्री क्या है, कोर्ट डिग्री क्या है। ये मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से कोर्ट डिग्री इसमें समझा देना है आपको। इसके बाद सीपीसी मन हो तो खोल के पढ़ लीजिए और अगर कभी सीपीसी का एग्जाम हो तो उसमें भी आपको यूज हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानेंगे कि कोर्ट डिग्री क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में आपको कोर्ट डिग्री के बारे में दे रखा है। किसके सेक्शन 2 क्लॉज 2 में? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर आपको ये दे रखा है। ठीक है, अ कोर्ट डिग्री इज अ फाइनल डिसीजन और अ वर्डिक्ट गिवन बाय अ सिविल कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस। क्या कहने का मतलब है? कोर्ट डिग्री फाइनल डिसीजन या फिर वर्डिक्ट है किसके द्वारा? सिविल कोर्ट के द्वारा जो दिया जाता है आफ्टर हियरिंग अ केस। ठीक है, और कोर्ट डिग्री से क्या होता है? इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल इन्वॉल्विंग एंड क्लियरली स्टेट्स। ठीक है, आपको समझ में आया? ये सेटल कर देता है डिस्प्यूट। अब आपको ये सुना सुना सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे यही तो आर्बिट्रेशन में भी होता है। तो सेम ही फंडा जब अप्लाई होता है आर्बिट्रेशन अवार्ड पे तो उसका पावर भी तो सेम ही होगा कोर्ट डिग्री की तरह। अब आपको एक चीज और समझा देता हूं, आपको दो चीज समझ लो, एक होता है जजमेंट, एक होता है डिग्री। ठीक है, अब जजमेंट क्या होता है? जजमेंट वो चीज होता है जिसमें वो भी लिखा होता है कि भाई किसको कितना क्या मिलना है और ये भी लिखा होता है कि कोर्ट ने वो डिसीजन क्यों लिया है। तो जजमेंट क्या है? जजमेंट एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड द डिसीजन। ठीक है, जजमेंट में रीजन होता है डिसीजन के पीछे का, क्या रीजन था। और डिग्री में क्या होता है? डिग्री में सिर्फ होता है एक्चुअल इन्फोर्सेबल ऑर्डर दैट कम्स आफ्टर द जजमेंट। कहने का क्या मतलब है कि कोर्ट ने बोला, जैसे इसी केस में देख लीजिए आप। ठीक है, इस केस में क्या है कि 20 लाख रुपए बी को ए को बोला गया 20 लाख रुपए देने के लिए। तो जब कोर्ट जजमेंट लिखेगी तो उसमें यह भी लिखेगी कि क्यों कोर्ट ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि बी को ए को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो डिग्री होगा उसमें बस यही होगा कि बी को ए को 20 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, और अगर ए का भी कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, कोर्ट चाहती होगी कि ए भी कुछ करे उसके एवज में, तो वो लिखा होगा कि ए को ये सारी चीजें करनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आ जाइए, कोर्ट डिग्री का भी क्या है? ये फॉर्मल ऑर्डर होता है और बाइंडिंग होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फाइनल डिग्री होता है और एक प्रिलिमिनरी डिग्री होता है, जैसे आपने अवार्ड में पढ़ा था। ठीक है, जो एक जो है सो बीच में दिया जाता है और एक फाइनल तो लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, इमेजिन देयर अ केस वेयर पर्सन ए सोल्स लैंड टू पर्सन बी। ठीक है, ए क्या किया है? बी को जमीन बेच दिया है। ए सोल्ड लैंड टू बी। ठीक है, ए जमीन बेचा है बी को। अब क्या हुआ? बाद में क्या बोलता है ए बोलता है कि नहीं भाई जो ये सेल है वो इनवैलिड है। ठीक है, फिर कोर्ट एग्जामिन करेगी इसको और बोलेगी, अगर ये बोलेगी कि द सेल इज वैलिड और बी ओन्स द लैंड, ठीक है, पर्सन ए कैन नॉट इंटरफेयर, तो अब ये डिक्री में आ जाएगा कि भाई जो बी है वो लैंड को ओन करता है और ए जो है सो उसको तुरंत अनऑक्यूपाई करे, कहने का मतलब है उसको खाली करे, वैकेट करे। तो ये जो चीज़ है आपको ये डिक्री में आ जाएगी। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा अभी। ठीक है, आपको आज समझ में आ गया कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अवार्ड क्या होता है, रेमेडीज क्या है, कोर्ट डिक्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए ये लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आपका होगा टाइप्स का, टाइप्स ऑफ एडीआर। डिटेल में मैं आपको एक एक टाइप समझा दूंगा, आपके एग्जाम्स में काम आएगा वो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।